गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ से जुड़े सभी 12th साइंस के बच्चों का आज के इस केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हमारा सॉल्यूशन का पार्ट 6 स्टार्ट होने जा रहा है और प्रीवियस पार्ट 5 को आप बहुत अच्छा से पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने वेपर प्रेशर पर बात की थी, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर से किसी सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर वेरी करता है। साथ ही साथ इस वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, इसके लिए हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था। रॉल्स लॉ का वो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह याद होगा, चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल सारा का सारा रॉल्स लॉ पर बेस्ड है। इसलिए यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट पार्ट 6 को देख रहे हैं तो मैं उनको पहले कहूँगा पार्ट 5 को देखिए, फिर पार्ट 6 को देखिए, तो आपको ये टॉपिक आज का अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम पाएंगे दो प्रकार के, एक वैसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है और कुछ ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। आज इन तीनों टॉपिक पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के आधार पर जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वे सारे लिक्विड सॉल्यूशन को हम दो प्रकार में देखते हैं, दो प्रकार में पाते हैं। किसके आधार पर? रॉल्स लॉ के आधार पर। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट याद है ना? रॉल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था कि किसी भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होती है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट ए गिवन टेम्परेचर पर। तो हमने कहा कि लिक्विड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या दो प्रकार के होते हैं? ये एक को कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें समझना है यहाँ आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को समझें। स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन कहलाएंगे दैट मीन आइडियल मतलब क्या होता है? जब कोई रूल्स किसी पर अप्लाई करते हैं और वो सारे रूल्स को जो फॉलो करे तो हम कहेंगे वो आइडियल है। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन में भी कुछ रूल्स है, हाँ है, क्योंकि हमने अभी कहा रॉल्स लॉ के आधार पर। तो रॉल्स लॉ का भी अपना एक स्टेटमेंट है और वो रॉल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उनका जो कहना है पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है, यदि उस रिलेशन को जो सॉल्यूशन फॉलो करे, उस रिलेशन को यदि कोई सॉल्यूशन क्या करे, स्ट्रिक्टली ओबे करे, हम वैसे सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। उसके अंदर के कॉन्सेंट्रेशन रेंज में इंटायर द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यदि वो रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, ओबे करे, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। क्या इसका मतलब क्या इसका डेफिनेशन है? द सॉल्यूशन दैट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज, यहाँ पर रेंज है, ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ओके, हमने कहा ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को उसके अंदर के एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन के रेंज पर यदि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? चलिए अभी हम समझाते हैं। रॉल्स लॉ को यदि ये फॉलो करेगा तो स्टूडेंट इसका मैथमेटिकल रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। मान लिया जाए एक बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में हमारा कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो P01 इंटू x1 होगा। P01 तो क्या होता है आप तो प्रीवियस पार्ट में आप जानते ही हैं, और P2 तो क्या होगा P02 इंटू x2। ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। हम ये रिलेशन तभी लिख सकते हैं जब वो सॉल्यूशन आइडियल हो। ये रिलेशन तभी लिख सकते हैं जब रॉल्स लॉ को ये फॉलो करे। ठीक है, तो इस तरह टोटल प्रेशर क्या हो आप जानते हैं, दोनों को सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से सॉल्यूशन में एक खासियत क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन की कभी भी एंथैल्पी चेंज नहीं होता मिक्स करने पर। यानी कि हम यहाँ कंपोनेंट दोनों को यदि मिक्स कर दें एक दूसरे के साथ तो इसकी किसी तरह का एंथैल्पी, इसकी किसी तरह का हीट एनर्जी चेंज नहीं होता और न ही किसी तरह का वॉल्यूम चेंज होता है। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज क्यों नहीं होता है और वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता है ऐसे सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन का?
आइडियल सॉल्यूशन का। मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक सॉल्वेंट में 50 ml का कोई हेक्सेन, 50 ml का कोई कंपोनेंट इसमें मिक्स कर दिए। ये 50 ml पहले से यहाँ हेप्टेन था और इस पे हमने 50 ml हेक्सेन को ऐड कर दिया। अब हम पाएंगे एक 100 ml का सॉल्यूशन। क्या मिला हमें? 100 ml का सॉल्यूशन। 100 ml का सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पहले जो वॉल्यूम थी 50 ml हेक्सेन और 50 ml हेप्टेन, दोनों को ऐड करते हैं बिफोर मिक्सिंग तो 100 ml और आफ्टर मिक्सिंग भी तो 100 ml, यानी कि इस सॉल्यूशन के बनने में किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है और न किसी तरह का हीट एनर्जी चेंज होता है। ओके, कैसे सॉल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशन में। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसकी एंथैल्पी चेंज क्यों नहीं होता और इसकी वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता? तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए मैं समझाता हूँ। The intermolecular attractive force between solute molecule and solvent molecules are nearly equal to those present between solute and solvent molecule. That means interaction AA and interaction BB are nearly equal to those between A and B. नहीं समझ में आया? जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स किए थे उससे पहले जो इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल, मतलब जो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करता है, राइट। यदि वो इंट्रैक्शन फोर्स पहले जो सॉल्यूट का जो कंपोनेंट का जो इंट्रैक्शन फोर्स था, दैट मीन्स मान लो बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स है और मान लो सॉल्यूट का इंट्रैक्शन फोर्स ए का होगा। जब तक वो मिक्स नहीं किया गया था दोनों बीच अपना अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, अपना अपना इंट्रैक्शन फोर्स था ए और बी। जब हम दोनों को मिक्स कर दिए, अब बताओ इंट्रैक्शन किसके बीच होगा? ए और बी के बीच में। तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि जब आप दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसकी इंट्रैक्शन फोर्स जो अब ए और बी के बीच जो होना होता है वो बिल्कुल नियरली इक्वल होता है इंट्रैक्शन ए के साथ और इंट्रैक्शन बी के साथ। यानी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो नियरली इक्वल हो जाता है ए और बी के साथ। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। हमारा कहना है ए और बी का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो ए का इंटरेक्शन फोर्स है और बी के इंटरेक्शन फोर्स से क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। इन दोनों की जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं डॉटेड से, ये जो डॉटेड से डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये जो डॉटेड से दिखा रहे हैं, ये डॉटेड रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन को। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो इंटरेक्शन है और ये दोनों की जो इंटरेक्शन है नियरली इक्वल है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। इसी बिहेवियर के कारण, इसी के कारण जब हम दोनों को मिक्स करते हैं और इंटरेक्शन फोर्स हमारा इन दोनों से क्या हो जाता है? सेम जब हो जाता है, नियरली इक्वल हो जाता है, इसी कारण इसकी एंथैल्पी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। एंथैल्पी चेंज कब होगा बताइए? किसी भी सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज तब होगी जब उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए। वॉल्यूम कब चेंज होगी? या तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ किस तरह का इंटरेक्शन फोर्स जो ए और बी के बीच जो हो रहा है नियरली इक्वल हो रहा है, ए के साथ जितना है और बी के साथ जो इतना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। Example, solution of normal hexane and normal heptane, bromomethane and bromochloroethane, benzene and toluene. Actually स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन में हम ऐसे सॉल्यूशन को एक्सपेक्ट करेंगे जब दोनों मॉलिक्यूल का नेचर लगभग इक्वल हो, जैसे नॉन पोलर। आप देख सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन दोनों हाइड्रोकार्बन है, बस एक कार्बन नंबर का फर्क है। इसमें 7 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन है। तो इन दोनों का जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब जब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जैसे अभी हमने ऐड किया था 50 ml के साथ, तो किस तरह का इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा या नहीं चेंज होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसा है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। चलिए अब हम थोड़ा सा एक ग्राफ के द्वारा हम रोल्स लॉ के आधार पर हम आइडियल सॉल्यूशन को समझते हैं। चलिए इस ग्राफ को देखिए।
इस ग्राफ में क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट, एक तरफ हमारा वेपर प्रेशर है और दूसरे तरफ हमारा मोल फ्रैक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं दो एक्सिस दिखा रहे हैं पैरेलल। तो इसका दिखाने का यहाँ मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो एक्सिस है ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट 2 का और यहाँ कंपोनेंट 1 का। क्यों कंपोनेंट 1 यहाँ बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं x1 इक्वल टू 0 है और x2 इक्वल टू 1 है। x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1 का क्या मतलब हुआ, यही मतलब हुआ ना, कंपोनेंट केवल 2 प्रेजेंट है और कंपोनेंट 1 एब्सेंट है। मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का 0 देखने का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट यानी 1 कंपोनेंट एब्सेंट है और सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बन के आया है, चूंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन जब वेरी करेगा तो वेपर प्रेशर तो वेरी करेगा ही ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो जरा देखिए, अभी आप इस ग्राफ में केवल इस पर फोकस कीजिए, इस स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो नीचे की ओर जा रहा है और किसी भी ग्राफ में स्लोप नीचे जाने का मतलब उसकी वैल्यू का घटना हो क्या रहा स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे। ये जो यहाँ हम दिखा रहे P01, P01 का मतलब क्या हुआ, P01 का मतलब हुआ, बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन इट प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। बताइए, यहाँ प्योर फॉर्म में है, यहाँ वेपर प्रेशर यदि इसका कंपोनेंट 1 का हम यदि मान लेते हैं वेरिएशन मोल फ्रैक्शन का, कंपोनेंट 1 नहीं कंपोनेंट 2 का, क्योंकि x2 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कंपोनेंट x2 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू 1। चला एक मिनट, जरा सा यहाँ पर लिखना मिसिंग हुआ। आप यहाँ पर कंपोनेंट 2 कह सकते हैं, दिस इज द कंपोनेंट 2, जस्ट एज ए करेक्शन। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो हम अभी ग्राफ पर बात कर रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ को से दौरान हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो रोल्स लॉ के आधार पर ग्राफ है। हम कह रहे थे कि ये हमारा x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1। x1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, और यहाँ x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट यहाँ फर्स्ट प्रेजेंट है, यानी कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है और कंपोनेंट 2 एब्सेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका प्रेशर होगा, इसके वेरिएशन में हम क्या देख सकते हैं, बताइए। ये स्लोप नीचे जा रहा है, इस स्लोप के नीचे जाने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन घटेगा, बताइए यहाँ मोल फ्रैक्शन घट रहा है, किसका घट रहा है, बोलिए कंपोनेंट 2 का, क्योंकि x1 इक्वल टू 0 है, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1, तब उसकी उसका जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 का जब होगा प्योर फॉर्म में, वो P02 होगा, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट 2 केवल कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है और कंपोनेंट 1 क्या है, एब्सेंट है। तो उस समय ये कंपोनेंट 2 जो प्योर फॉर्म में है, तो उस प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर को P02 से लिखते हैं। अब जरा इस स्लोप को देखिए, स्लोप नीचे क्यों जा रहा है। उससे पहले आप हमें ये बताइए, x1 इक्वल टू 0 है और x2 इक्वल टू 1 है। जब हम इधर जाएंगे तो कंपोनेंट 1 यहाँ प्रेजेंट है और कंपोनेंट 2 एब्सेंट है। तो बताइए कंपोनेंट 2 जो इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो बताइए कंपोनेंट 2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कम होगा लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ का स्लोप नीचे की ओर जाने का क्या मतलब हुआ, दिस रिप्रेजेंट P2 इक्वल टू P02 इंटू x2, P2 इक्वल टू P02 इक्वल टू इंटू x2। दैट मीन्स यानी कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा कंपोनेंट 2 का जब सॉल्यूशन फेज में होगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कंपोनेंट 2 का घटता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर भी देखिए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ आकर कंपोनेंट 2 बिल्कुल 0 हो गया, तो बताइए इसकी वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से यदि कंपोनेंट 1 की बात करें, तो कंपोनेंट 1 का जब वो प्योर फॉर्म में होगा तो P01 होगा। ओके, अब ये भी स्लोप आप देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसकी वेपर प्रेशर घटता जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हम बात करें कि इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम इसका रोल्स लॉ के आधार पर इसका एक्सप्रेशन लिखे तो हो जाएगा P1 इक्वल टू P01 इंटू x1, यानी किसी भी मोल फ्रैक्शन पर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर यही ना होगा।
तो बताइए क्या देख रहे हैं, या इधर से इधर जाएंगे यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो x1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि 1 यहाँ है और यहाँ 0 है, इसका मतलब 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0, राइट। तो बताइए मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इस स्लोप का नीचे जाने का मतलब हुआ कि उस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ में हम देख रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। अब बोलेंगे सर ये जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन ये क्या शो कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट ये हमारा टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल मतलब सॉल्यूशन फेज में उसकी टोटल वेपर प्रेशर कितनी होगी, तो आप जानते हैं P1 प्लस P2। क्योंकि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ ना कंपोनेंट प्योर है और यहाँ ना कंपोनेंट प्योर है, यहाँ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है, यहाँ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का हम यदि के बाद हम लोग यदि दूसरे सॉल्यूशन की बात करें लिक्विड सॉल्यूशन का, तो उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए इसको समझते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे सॉल्यूशन जो इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे, यानी रोल्स लॉ को ओबे नहीं करने का मतलब हुआ P1 नॉट इक्वल टू P01 इंटू x1 एंड P2 ऑल्सो नॉट इक्वल टू P02 इंटू x2, तभी ना बोले जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो हमने क्या कहा, व्हेन ए सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ देखना थोड़ा सा वेरी कर गया, आइडियल से थोड़ा वेरी कर गया। ये डॉटेड जो दिख रहा है आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, ये आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप उसको देखें थोड़ा कर्व हो गया, थोड़ा ऊपर उठ गया या थोड़ा नीचे आ गया। देख रहे हैं दो तरह का वेरिएशन दिख रहा है आपको। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि ये रोल्स लॉ को ओबे न करने के कारण इसका ग्राफ जो है वो आइडियल से थोड़ा डेविएट हो गया। अब हम पाएंगे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो डेविएशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। लेकिन हमें पहले ये समझना है कि आखिर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुआ क्यों, आखिर ये रोल्स लॉ को स्ट्रिक्टली या रोल्स लॉ को ओबे करता क्यों नहीं है, उसके पीछे कुछ तो मामला है। जैसे अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन का आइडियल होने के पीछे मामला ये देखे कि उसका इंट्रैक्शन फोर्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है आफ्टर मिक्सिंग। तो आप सोच सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स की चेंजिंग आ जाएगी और इंट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच जो होता है या तो ये बढ़ जाएगा या तो फिर ये घट जाएगा। मतलब ए का इंट्रैक्शन और बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा उससे या तो ये बढ़ जाएगा इसकी इंट्रैक्शन फोर्स या फिर घट जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि मिक्स करने के बाद इंट्रैक्शन फोर्स का वेरिएशन हो जाना, मतलब इंट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू में चेंजिंग आ जाना। किससे चेंज आ जाना, इंट्रैक्शन फोर्स ए के बीच और इंट्रैक्शन फोर्स बी के बीच। समझ में आ रहा है, जब ऐसा वेरिएशन होगा, जब ये ऐसा वेरिएशन होगा तब जाके सॉल्यूशन नॉन आइडियल कहलाएगा। इसके कारण जब आप इसको मिक्स करोगे तो पक्का है कि जब इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसकी एंथैल्पी चेंज होगा, उसकी हीट एनर्जी चेंज होगा मिक्स करने पर, और उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, मान लो इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, और इंट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 के बराबर नहीं होने का मतलब वॉल्यूम या तो बढ़ जाता है 0 से या फिर घट जाता है, लेकिन 0 से बराबर कभी, यानी 0 नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इसकी एंथैल्पी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है ऑन मिक्सिंग में। ओके, चलिए थोड़ा देखें इसका मामला। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब हमने कहा अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर नॉट इक्वल टू दोज प्रेजेंट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन आर नॉट इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी, यानी ए और बी का इंट्रैक्शन से कभी ये इक्वल इसकी इंट्रैक्शन नहीं होती है मिक्स करने के बाद। इसलिए ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
ओके, अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते कितने प्रकार के। जैसे हमने कहा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उसके इंटरेक्शन फोर्स चेंज हो जाता है। चेंज होने में दो तरह का चेंजिंग हो सकता है, या तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए या तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाए। इसीलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो प्रकार के। तो ये दो प्रकार के कौन कौन सा, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं रोल्स लॉ के आधार पर जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे वो बढ़ जाता है, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका पार्शियल प्रेशर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे वो घट जाता है। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। चलिए एक एक करके समझें। पहले हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। जरा देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन तब होगा स्टूडेंट जब वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का क्या हो जाए, घट जाए, देन प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। कहने का मतलब द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन, बोलिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। एक मिनट, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा स्लाइड में लिखने में कुछ मिसिंग हो गया था, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन का। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, यानी कि जो रॉल्स लॉ को हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना होना चाहिए लेकिन उससे वो कहीं ज्यादा हो जाता है। अब ऐसा ज्यादा क्यों होता है, उसका मामला सुनिए, उसका कारण सुनिए। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन दोज बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। समझ आते हैं आपको? ध्यान सुनिए, किसी के वेपर प्रेशर का जो फैक्टर हमने बताया था मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसकी इवेपोरेशन कम होगी, उसकी वेपर प्रेशर कम होगी। लेकिन यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो बताइए क्या होगा, उसका इवेपोरेशन कम होगा और क्या हमने कहा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कम होने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज्यादा होने से बोलिए क्या होगा, जल्दी वेपराइज नहीं होगा, उसका इवेपोरेशन रेट कम होगा और वेपर प्रेशर भी कम होगा। यहाँ क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सपेक्टेड से, यानी कि जो प्रेडिक्टेड रॉल्स लॉ के द्वारा जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं उससे वो ज्यादा हो जाता है। इसका कारण क्या होना चाहिए, तो अभी हमने कहा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया जाए तो उसका इंटरेक्शन फोर्स चेंज हो जाए। तो यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इस तरह के सॉल्यूशन क्या पाएंगे, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता है। यानी ए बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, ए बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरेक्शन जो होगी उसमें ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन से कम होगा, तभी ना उसकी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसको हम ग्राफ में ऐसे देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आइडियल का प्रेडिक्शन है, दैट मीन्स रॉल्स लॉ का प्रेडिक्शन है, लेकिन ये थोड़ा डेविएट हो गया, मतलब ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, इसके वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसकी वेपर प्रेशर बढ़ गया, कंपोनेंट 1 का भी और कंपोनेंट 2 का भी और टोटल प्रेशर का भी। समझ में आया? और ये सारा मामला किस कारण से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण है। तो इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, बोलिए, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में अब इसके कारण क्या होगा, तो उसकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगी वो प्रेडिक्टेड रॉल्स लॉ से क्या होगा, ज्यादा होगा, चाहे वो कंपोनेंट ए हो चाहे कंपोनेंट बी हो, उसके वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन को क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डेविएट हो रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो x इंटू पी नॉट ए से ज्यादा होगा, या पी बी जो होगा वो x बी पी नॉट बी से भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब बताइए इसकी एंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी हमने कहा था कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, तो हम कहेंगे इसकी जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो रहा है,
घट रहा है। जहाँ इंटरमॉलिकुलर फोर्स घटेगा तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़ेगी। चलिए, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि सर कुछ सॉल्यूशन का ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होकर। बिल्कुल एग्जाम्पल है, ये देखिए इथेनॉल है और ये साइक्लोहेक्सेन है। ये इथेनॉल है और ये साइक्लोहेक्सेन। हम ये पाएंगे इथेनॉल इथेनॉल में ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में किस तरह का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे का इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरेक्ट करना इन दोनों मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है। जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल नहीं है। इसी कारण से इथेनॉल और क्या बोलेंगे ये साइक्लोहेक्सेन में इंटरेक्शन फोर्स घट जाता है, मॉलिक्यूल के नेचर सेम ना होने के कारण। और कोई एग्जांपल है, हाँ है, एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल और वाटर भी हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। ऐसे सॉल्यूशन को यदि आप मिक्स करते हैं तो इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि एल्कोहल का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो था पहले वो वाटर से ज्यादा होता है। जब एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा वाटर से तो इंटरेक्शन फोर्स जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस तरह और भी एग्जाम्पल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ non-ideal solution solving positive deviation. Okay, now अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन। जैसे देख रहे हैं ए डॉट बी और ए बी, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ए और इंटरमॉलिकुलर फोर्स बी में जो था, अब ए और बी एक दूसरे के काफी नजदीक है। इसका मतलब हुआ कि इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ए और बी का बढ़ जाएगा ए और बी की तुलना में, तो वेपर प्रेशर तो घटेगा ना, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, इंटरेक्शन पार्टिकल की भी जितना ज्यादा होगा, उसका इवोपरेशन कम होगा, उसकी वेपर प्रेशर कम होगी। तब ऐसा डेविएशन क्या कहलाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तब ये आपका जो ग्राफ का जो स्लॉप है ये नीचे डेविएट करेगा। नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग में दिखाएगा, लोअर में दिखाएगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रॉस लॉ। वहां हायर था, यहाँ क्या होगा, लोअर। द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉलिड solvent molecules are stronger than those between solid and solvent molecule। A डॉट बी का इंटरेक्शन और ए का इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन से ये ए बी का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा, बोलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन। जैसे एग्जाम्पल 4, ये देखिए एसीटोन है और ये हमारा, बोलिए क्या है, क्लोरोफॉर्म है। बताइए, एसीटोन में ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन, इन दोनों में एक इंटरेक्शन दिख रहा है। ये इंटरेक्शन आप जानते हैं, इस इंटरेक्शन फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आने का मतलब ये हुआ कि इसके इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जा रहा है। जब इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं। और इस तरह से इसकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो प्रेडिक्टेड जो होगा ना, होना चाहिए, मतलब होना तो चाहिए रॉस लॉ के आधार पर, लेकिन रॉस लॉ को ये डेविएट कर रहा है, तो इसकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो ए कंपोनेंट का जो होगा वो एक्स ए पी नॉट ए से क्या होगा, कम होगा, और पी बी भी क्या होगा, एक्स बी पी नॉट बी से भी कम होगा, क्योंकि इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ओके, तो इस तरह से इसको इंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यानी कि हमेशा जब इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, फिर इंथैल्पी चेंज होगा, और चेंज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स कंपोनेंट के बीच में बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स बढ़ने का मतलब वॉल्यूम का कम होना। जैसे 50 ml हेक्सेन को जैसे डाला था 50 ml के हेप्टेन में, तो उसकी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों में इंटरमॉलिकुलर फोर्स पहले से बढ़ जा रहा है, इसलिए इसकी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, फिनॉल एंड एलेनिन, दिस आर एग्जांपल। फिनॉल और एलेनिन को मिक्स करते हैं तो इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइथर। तो ये है हमारा एग्जांपल किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक, मतलब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, आप लोग से उम्मीद करते हैं। चलिए इसको अच्छा से पढ़िए, समझिए, और वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में सारे जो टेक्स्ट है उसको राइट डाउन कीजिए।
ओके, चलिए आज इस क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, और बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एक बात हम और बता दें स्टूडेंट कि ये जो टॉपिक है हमारा आज के टॉपिक से रिलेटेड है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन पर ही ये बेस्ड है। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे एजियोट्रॉप। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।